किया है, पता नहीं कैसे। आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो सर प्रार्थना शुरू कर दीजिए। दिलीप जी तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं, अभी फोन किया उन्होंने। तो प्रार्थना कौन करेंगे? प्रार्थना हम करें? चंद्रशेखर चंद्रेश्वर नहीं, अखौरी साहब को अखौरी हाँ साहब को मुंह से निकला है। हाँ हाँ, करिए करिए। हाँ करिए सर, अच्छा रहेगा। अखौरी साहब करेंगे तो और अच्छा रहेगा और पवित्र हो जाएगा। हाँ सर, शुरू करिए। हम तो गौरी अम्मा की, हाँ गौरी गणेश की आराधना करते हैं। बहुत जय अच्छा। अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, अरे वाह, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत दिलीप सिन्हा को लगा। को मृग मद को, दिलीप सिन्हा उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजय, रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजय, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति, जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी, के हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। 3 स्टैंजा और है, सुनिए क्या? हाँ कर लीजिए। हाँ सर, हाँ हाँ सुनाइए। पूरा कर। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे, जय अम्बे गौरी। ब्रह्माने रुद्राने तुम कमला रानी, कोटिक चंद दिवाकर ब्रह्माने रुद्राने तुम कमला रानी, आगम वखाने तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। 64 जोगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, स्वस्थ सुखी करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्री राम के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। प्रणाम। थैंक यू। बाप रे, इतना सुंदर। वाह, आज तो हम लोग धन्य हो गए। इतना सुंदर भजन। वाह,
भगवान आपको लंबा उम्र दे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न करे। दुर्गा माँ का आशीर्वाद आपको भी मिले, हम लोगों को भी मिले। आज आपने पूरे माहौल को बदल दिया सर, क्या हम वर्णन नहीं कर सकते। हम आप इमोशनल। इसके लिए चंद्रेश्वर जी को याद करिए, आप उनकी प्रेरणा है। अच्छा, आपको हमारे जो विशिष्ट वक्ता है आज के, वो हमारे टीम के मेंबर भी हैं और हमारे टीम के बहुत ऊपर भी हैं, और आज हमारे बीच में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। उनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इनके इंट्रोडक्शन में यह कहना जरूरी है कि दिन प्रतिदिन इनकी प्रतिभा मुखरती जा रही है। अब ये केवल ऑथर नहीं है, ऑथर कई किताबों के ऑथर है, और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बहुत ही इन्हें चुने गिने माननीय विद्वानों में इनकी गिनती होती है, विश्व स्तर पर गिनती होती है। तो आज हमारे बीच में है, इत्तेफाक से ये पटना में भी हैं, और हमसे कल बात हुई थी। इन्होंने बताया था कि आ रहे हैं। मैं इनको बहुत ही इनका स्वागत करता हूं। आप सबों की तरफ से इनको दिवाली की शुभकामना देता हूं, और आज इनसे एक ऐसे विषय जो ग्लोबल सिचुएशन पर ये बताने वाले हैं, बोलने वाले हैं, और जिसकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग बड़े ध्यान से सुनने का। और दिलीप जी को मैं बता दूं कि हमारे जो सुनने वाले हैं लोग बड़े विद्वान लोग हैं, और कई प्रश्न उनके सामने हैं। आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा, कुछ ऐसी मन में उथल पुथल है कि विश्व की स्थिति जो है वो जैसी होनी चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत जा रही है, और ये चिंता सबको सताती है। जो सोचते हैं, जो लोग सोचने की शक्ति है, जिनके हृदय में विश्व शांति और विश्व सुख, सब लोगों के वेलफेयर, दुनिया के वेलफेयर की बात जो लोग सोचते हैं, उनके मन में बड़ी दुश्चिंताएं हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप प्रकाश डालेंगे तो बड़ी खुशी होगी। और आपका फिर से शुभ स्वागत है, दीपावली की शुभकामना है, और अब अपना वक्तव्य शुरू करें। थैंक यू। दिलीप जी शुरू करें। अमृता अधिकारी ये अमेरिका से ज्वाइन कर लिए हैं। विनय शुक्ला जी, नागेश झा जी, सभी कोई जो है, सभी का स्वागत है। और हम लोग अब दिलीप जी के स्पेशल सुनील डाप्टे साहब सुनिएगा, क्योंकि ये जो बताएंगे एकदम ऑथेंटिक डाटा देंगे। तो सर शुरू करें। थैंक यू सबको, मेरा प्रणाम। और इस प्रणाम सर, इंट्रोडक्शन के लिए मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा बोल गए, पर चलिए मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने आमंत्रित किया। और जो टॉपिक हमने कहा था, करंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स, शायद वो ज़्यादा एम्बिशियस टॉपिक मैंने चूज कर लिया, क्योंकि ग्लोबल डेवलपमेंट्स आजकल इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि किस पल किस क्षण क्या पलट जाएगा वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर, क्योंकि मैंने कहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें बहुत जल्दी भारत के परिप्रेक्ष्य से जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है वो थोड़ा चित्रित करेंगे। उसके बाद करीब 15-20 मिनट में खत्म करके उसके बाद कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा समय बिताएं, बजाय इसके कि मैं ही बोलता हूं। तो मैं शुरू करूंगा। ट्रंप को मैं बाद में ले आऊंगा, क्योंकि ट्रंप की जो परिस्थिति है वो तो कुछ काला रहता है, ऐसा नहीं है। ये डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसी को साउंड बंद करना होगा, म्यूट करना होगा सबको।
तो मैं शुरुआत करता हूँ भारत चीन से, क्योंकि चीन में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। एक तो आपको याद होगा कि शंघाई कोऑपरेशन की जो एससीओ की जो मीटिंग थी उसमें प्रधानमंत्री चीन गए थे। उससे लगा कि शायद भारत चीन की ओर थोड़ा रुझान हो रहा है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। दोनों तरफ से भारत ने कोशिश की कि अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करे। तो उसमें चीन जाने से एक फायदा भारत को ये हुआ कि ट्रंप को ये पता चल गया कि भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। यदि अमेरिका भारत को ज्यादा परेशान करता है तो भारत चीन की ओर झुक सकता है। और वो जो मीटिंग हुई थी शंघाई की तियानजिन में हुई थी, उसमें जिस प्रकार से जिस गर्मजोशी से स्वागत किया चीन ने मोदी जी का, उससे ये स्पष्ट हो गया कि चीन ये चाहता है कि भारत उसकी ओर आए। और भारत चीन जो एक गुट बना रहा है, चीन रूस मिलकर के, उस गुट में भारत पूरी तरह शामिल हो जाए। लेकिन भारत चीन संबंध में भी परेशानियां हैं, और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भारत चीन का जो व्यापार है वो घाटे का व्यापार है भारत के लिए। पिछले वर्ष $100 बिलियन का घाटा था, यानी कि भारत चीन से लगभग 122 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट मुश्किल से 15-18 बिलियन डॉलर करता है, तो करीब 100 बिलियन का घाटा था। और अभी एक नया डेटा आया है, कल परसों देखा हमने, कि इस वर्ष का जो पूर्वार्ध था, फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, उसमें जो घाटा है वो बढ़ गया और तो 55 बिलियन डॉलर्स हो गया है। तो अगर ऐसा ही चला तो इस साल घाटा $100 बिलियन से बढ़कर के $110 बिलियन हो जाएगा। तो भारत का जो एक्सपोर्ट है चीन को वो नहीं बढ़ रहा है, और भारत ने कोशिश की थी कि चीन के इंपोर्ट्स को थोड़ा कम किया जाए। लेकिन चीन से जो इंडिया इंपोर्ट करता है, इंडिया इतना डिपेंडेंट है चीन पर क्रिटिकल इंपोर्ट्स के लिए, यदि भारत उसे कम कर ही नहीं सकता और कम करता है तो भारत की इंडस्ट्री को ही नुकसान होता है। यानी आप देख लीजिए कि रेयर अर्थ्स, जो 14 रेयर अर्थ्स हैं जिन पर कि चीन ने लाइसेंसिंग लगा दिया है अभी, और सारी दुनिया परेशान है उसके ट्रेड पर, उसका जो डिपेंडेंस है भारत का वो 96.5% है। यानी इतना डिपेंडेंस किसी देश का नहीं है चीन पर। जापान का लगभग 70 या 60-70% है, अमेरिका का भी करीब 80% है, भारत का 96.5% है। और ये भारत अभी किसी स्थिति में नहीं है कि वो उसे कम कर सके। तो बल्कि आज का रिपोर्ट है कि भारत ने जो भी प्रयास किया था कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हम चीन से इंपोर्ट पर, अभी उसे भी लिबरलाइज करना पड़ेगा भारत को, बिकॉज भारत के पास कोई विकल्प ही नहीं है सिवाय इसके कि चीन पर आश्रित रहे। और चीन पर वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और कई चीजों के लिए भारत पूरी तरह निर्भर है चीन पर। तो जब तक भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं करता है तब तक भारत चीन पर निर्भर रहेगा, और चीन भारत से अपना इंपोर्ट नहीं बढ़ा रहा है। चीन का जो इंटरनल कंजम्पशन है वो बहुत कंट्रोल्ड है, और भारत का जो एक्सपोर्ट चीन को हो रहा है वो लगभग स्थिर है, वो बढ़ नहीं रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि यदि भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में अफेक्ट होता है और कम होता है, जो कि आसार नजर आ रहे हैं, 15% इस वर्ष कम हुआ है भारत का एक्सपोर्ट टू अमेरिका, और यूरोप भी शायद अफेक्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति में भारत के पास पैसा ही नहीं बचेगा कि भारत चीन से खरीदेगा तो कैसे खरीदेगा। और भारत में कुछ महान हमारे अर्थशास्त्री बताते हैं कि अगर हम रुपी ट्रेड कर लें चीन के साथ तो हमारी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये भूल रहे हैं कि रुपी ट्रेड करने से क्या होगा कि चीन का जो सरप्लस है वो सारा सरप्लस रुपीस में इंडिया में इकट्ठा हो जाएगा, और वो बिलियंस ऑफ रुपीस इकट्ठा हो जाएगा।
और फिर चीन जो है उस पैसे का क्या इस्तेमाल करेगा हमको नहीं मालूम है। आपको याद होगा कि जब इंडिया रूपी ट्रेड करता था सोवियत यूनियन के साथ, तो उस समय सोवियत यूनियन का जो रूपी का जो सरप्लस था इंडिया में जो इकट्ठा करता था सोवियत यूनियन, वो सोवियत यूनियन इस्तेमाल करता था इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी को फंड करने के लिए, इंडिया में थिंक टैंक्स को फंड करने के लिए, और उससे भारत में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए करता था। जब सोवियत संघ टूट गया तो उसका लगभग 30,000 करोड़ रुपया शायद यहाँ पर जमा था भारत में रुपया में। तो रूस ने कहा, जो उत्तराधिकारी देश था सोवियत संघ का, कि हमें ये पैसा वापस करो और रुपी में नहीं लेंगे, हम रूबल में लेंगे, लेकिन पुराने रेट ऑफ एक्सचेंज पर लेंगे। यानी वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो कि जब सोवियत संघ था, जब भंग नहीं हुआ था, उस रेट ऑफ एक्सचेंज पर हमें वापस करो। तो बातचीत हुई, हमने करीब 80% बात मान ली रूस की, और वो पैसा उसको हमने डॉलर में एक्सचेंज करके उसको वापस किया। तो ये बहुत खतरनाक होता है यदि हम रुपी में ट्रांजैक्शन करते हैं और इम्बैलेंस रहता है, तो चीन की जो कैपेसिटी है इंडिया में इंटरफेयर करने की और बढ़ जाएगी, तो चीन के पास सरप्लस रुपीस हो जाएगा। तो ये चीन की परिस्थिति है। रूस के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो अभी ठीक ठाक हैं, लेकिन बहुत दबाव पड़ रहा है इंडिया के ऊपर कि हम रूस से तेल खरीदना कम करें। अभी आपने देखा होगा कि ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने बातचीत की मोदी जी के साथ, और मोदी जी मान गए कि हम अपना तेल का आयात घटा देंगे लेकर। मोदी जी ने डिनाई किया है। अब कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है ये मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो थोड़े बहुत इंडिकेशंस आ रहे हैं उसमें आ रहा है कि शायद थोड़ा कम हुआ है रूस से तेल का इंपोर्ट। उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसमें कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं कि ये जो मुद्दा जो है कि भारत जो तेल खरीद रहा है रूस से, उससे पश्चिम में बहुत विरोध ट्रंप ने खड़ा कर दिया है। न केवल अमेरिका में बल्कि यूरोप में भी ये सवाल आ रहा है कि भारत क्यों तेल खरीद रहा है। अब इसमें डबल स्टैंडर्ड्स निश्चित रूप से है, क्योंकि यूरोप भी खरीदता है, गैस खरीद रहा है यूरोप रूस से, लेकिन भारत पर एक दबाव बनाने के लिए एक मुद्दा उन लोगों को मिल गया है कि भारत में हम दबाव बना के रखें। तो इंटरनेशनल रिलेशन आपको तो मालूम ही है किस प्रकार के दबाव सभी बनाते हैं। तो भारत को देखना पड़ेगा कि यदि भारत अपना तेल का आयात जारी रखता है रूस के साथ, तो ये समस्या खड़ी होगी। और दूसरी समस्या और खड़ी होगी कि तेल का पैसा कहाँ से आएगा, तेल खरीदने का पेमेंट कैसे करेगा इंडिया, क्योंकि जो समस्या घाटे की चीन के साथ है व्यापार में, वही घाटे की समस्या रूस के साथ भी है। रूस से हम करीब, हमारा जो एक्सपोर्ट है रूस को वो $5 बिलियन से ज्यादा नहीं है, उससे कम ही है, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तेल मिला करके वो लगभग $55 बिलियन अभी हो रहा है। तो $50 बिलियन का डेफिसिट है। अगेन वो पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास, वही समस्या खड़ी होगी। और तो एक तो ये दो समस्याएं रूस के साथ हैं। अब आते हैं हम यूरोप में। यूरोप की अपनी इंटरनल समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, और यूरोप अभी इंटरनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। एक तो ब्रिटेन निकल गया, और बाकी जो यूरोपियन यूनियन बचा हुआ है उसमें आंतरिक मतभेद बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि एक और तो रूस से लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। कुछ यूरोपीय देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं यूरोपियन यूनियन में जैसे हंगरी, स्लोवाकिया, जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, यूक्रेन नीति का विरोध कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमें ये युद्ध समाप्त करना चाहिए, और जो सहायता दे रहे हैं हम यूक्रेन को उसे बंद करना चाहिए। अब उसमें आ रहा है कि शायद पोलैंड भी इसमें शामिल हो जाए। पता नहीं पोलैंड कैसे शामिल हो जाएगा, क्योंकि पोलैंड की बहुत पुरानी दुश्मनी है रूस के साथ। लेकिन सबको लग रहा है कि लड़ाई जो चल रही है उससे आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर पड़ रही है। तो सबको लगता है किसी तरीके से समझौता हो जाए यूक्रेन में, ताकि लड़ाई खत्म हो, और जो तेल यूरोप इंपोर्ट कर रहा था रूस से वो वापस शुरू हो जाए, ताकि आर्थिक स्थिति यूरोप की थोड़ी ठीक हो। और यूरोप अभी भी इमिग्रेशन के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। यूरोप के साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, बातचीत चल रही है, बहुत साल से बातचीत चल रही है, बातचीत अभी भी चल रही है, और उस पर कोई एग्रीमेंट का अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बचा ब्रिटेन के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है फॉरेन ट्रेड का, लेकिन ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत छोटी इकोनॉमी है,
और उससे थोड़ा बहुत हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा यूरोप ब्रिटेन में, इनको बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के साथ तो आप मालूम ही है कि झगड़ा काफी बढ़ चुका है। अब आए दिन बयान हो रहे हैं इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, आए दिन धमकी दी जा रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ पूरी चीज चला गया है और अमेरिका को जाके बोल रहा है कि तुम हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट करो। बलूचिस्तान में सोने के खान है, कॉपर का खान है, दोनों एक ही जगह है। कुछ नेचुरल गैस भी शायद वहां मिल जाए। उसके अलावा और खनिज पदार्थ हैं जो कि पाकिस्तान चाहता है कि, पहले चाहता था कि चीन वहां आके इन्वेस्ट करे। चीन के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि चीन के जो कर्मचारी हैं वो पाकिस्तान में अंदरूनी इलाकों में जाने में डरते हैं, क्योंकि वहां उन पर आतंकवादी आक्रमण होते हैं बलोच विद्रोहियों द्वारा, पश्तून विद्रोहियों द्वारा, और कई चीनी वहां पाकिस्तान में पिछले 10 साल में, बल्कि 20 साल से वहां पर आक्रमण हो रहे हैं चीनियों के ऊपर, तो वो घबराते हैं वहां जाने में। तो चीन में जो एक बलूचिस्तान में एक खान है कॉपर और गोल्ड का, जिसमें कि एक कैनेडियन कंपनी है उसने इन्वेस्ट किया है, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें और इन्वेस्टमेंट आए, तो उसमें शायद सऊदी अरेबिया आ जाएगा, शायद अमेरिका आ जाए। पाकिस्तान ने कहा है कि एक नया पोर्ट है पसनी का, वो हम दे देंगे अमेरिका को। तो अमेरिका अभी सोच रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें। लेकिन पाकिस्तान को लेकर ट्रंप को बहुत मजा मिल रहा है ये बोलने में कि हमने भारत पाकिस्तान में दूर मैत्री कराई, सीज फायर करवा दिया। और जितना हम चिढ़ते हैं इस बात से, ट्रंप उतना ही चिढ़ाता है हमें। तो अब नतीजा ये हो गया है कि जो हमारी एक पॉलिसी थी कि हम पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस कम करेंगे, और एक होता है, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिप्लोमेसी में, हाइफनेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान के बराबरी के देश नहीं है हमारे, हम एक विश्व के खिलाड़ी हैं, तो हम पाकिस्तान से थोड़ा दूर हटें और पाकिस्तान को थोड़ा हम नीचे करें। वो अब खत्म हो गया है। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी में केवल एक ही शब्द आता है, वो है पाकिस्तान। वो डिफेंस मिनिस्टर बोले, आर्मी चीफ बोले, बाकी लोग बोले, गनीमत है कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग बोल रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान को बहुत आनंद आ रहा है इससे, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी खुशी होती है जान करके कि वो इंडिया को धमकी दे रहा है। अभी कल ही धमकी दी आसिम मुनीर ने कि हम न्यूक्लियर बम डाल देंगे अपने इंडिया के ऊपर। और इसका एक और नतीजा ये हुआ है कि ट्रंप को भी बहुत मजा आ रहा है बोलने में, हमने सीज फायर करा दिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं उसे ये हुआ है कि तालिबान और पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब हो गए हैं, और तालिबान फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आया था अभी, तो हमने अपना अफगानिस्तान कार्ड खेला है पाकिस्तान के ऊपर। तो उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान थोड़ा सा उलझ गया है अपने पश्चिमी बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ, और उनसे बातचीत कर रहा है, सीज फायर करवा रहा है। तो थोड़ा सा ये कम हुआ है। तो ये नीति हमारी बहुत पुरानी है, कम से कम 20 साल से 25 साल से चल रही है कि हम पाकिस्तान को पश्चिमी साइड में उलझाए रखें ताकि वो हमारी तरफ ध्यान कम दे। तो आई होप कि ये नीति वापस आ जाएगी। लेकिन इंडिया में कुछ लोगों ने कहा कि तालिबान तो बड़े बदमाश लोग होते हैं, वहां पर महिलाओं का अधिकार नहीं है, बच्चियों का अधिकार नहीं है, माइनॉरिटीज का अधिकार नहीं है। तो खैर इस दफा जो विदेश मंत्री आए थे मुतक्की यहाँ पर, उन्होंने थोड़ा प्रयास किया समझाने दिखाने के लिए यहाँ पर कि देखिए हम एंटी वुमेन नहीं है, हम एंटी एजुकेशन नहीं है, कुछ कुछ कहा। लेकिन वो फिर देवबंद भी गए, तो वो तो सब सारे के सारे मौलवी हैं और सारे के सारे फंडामेंटलिस्ट मौलवी हैं। तो हमारी तालिबान नीति की एक बहुत केयरफुली, एक बहुत टाइट रोप वॉकिंग जिसे कहते हैं, वही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि तालिबान कब क्या कर दें किसी का भरोसा नहीं है। लेकिन जब तक लड़ रहे हैं पाकिस्तान से तो तब तक हमारे लिए ठीक है। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर कुछ बोलना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ट्रंप किस समय क्या बोलते हैं कुछ ठिकाना नहीं है। अभी उन्होंने कहा था कि चीन पर वो 100% टैरिफ लगा देंगे, फिर अगले दिन कहा कि नहीं टैरिफ नहीं लगाएंगे हम चीन के ऊपर। तो चीन के ऊपर अमेरिका टैरिफ इसलिए नहीं लगा सकता है कि चीन के पास बहुत सारे लिवरेजेस हैं। जैसे मैंने कहा कि रेयर अर्थ्स में करीब 70% डिपेंडेंस है अमेरिका का चीन के ऊपर। और अमेरिका अगर चाहे भी कि हम रेयर अर्थ्स को रिफाइन करना शुरू करें, तो रेयर अर्थ्स बहुत जगह मिलते हैं,
रॉ मटेरियल, रॉ अर्थ तो बहुत जगह है, लेकिन उसको रिफाइन करने की प्रक्रिया जो है, एक तो बहुत टाइम लगता है उसमें, और बहुत गंदगी, बहुत प्रदूषण फैलता है उससे। यही कारण है कि पिछले 20-25 वर्षों में पश्चिमी देशों ने कहा कि ये जो रिफाइन का काम है रेयर अर्थ्स का, ये चीन करे, ताकि सारा प्रदूषण वहां पर हो और हम लोग केवल वो रेयर अर्थ्स वहां से खरीद लें। तो रेयर अर्थ्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है, दाम भी ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसको रिफाइन करने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगता है, प्रदूषण होता है। तो अमेरिका यदि चाहे भी कि हम इसे रिफाइन करना शुरू करें अमेरिका में, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो टाइम बहुत लगेगा, और जहां लगाएगा वहां प्रदूषण बहुत होगा, तो लोग हल्ला शुरू करेंगे वहां के लोकल लोग, यहाँ प्रदूषण फैल रहा है। तो अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी और देश को ढूंढे कि जहां पर रिफाइन करके वो अमेरिका में इंपोर्ट कर ले। हम क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, हमारी कोई पॉलिसी बन रही है कि नहीं बन रही है कि रेयर अर्थ्स को रिफाइन करें, लेकिन हाँ, रेयर अर्थ्स का रॉ मटेरियल हमारे पास है, और यदि हम प्रोसेस शुरू करते हैं तो शायद अगले 8-10 साल में हम वो कर लें, यदि हम आज शुरुआत करते हैं तो। लेकिन चाइना के पास और भी लिवरेजेस हैं अमेरिका को कंट्रोल करने के। चाइना बहुत सस्ता कंज्यूमर गुड्स अमेरिका को भेजता है। अमेरिका के जो आप सबको मालूम है कि वॉलमार्ट वगैरह में जो वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं बड़े बड़े, उसमें सस्ता सामान सारा चीन का आता है। यदि उस पर डोनाल्ड ट्रंप 100% ड्यूटी लगा देते हैं, सबका दाम दुगना तिगुना हो जाएगा, तो वहाँ महंगाई बढ़ जाएगी और वहाँ रिवोल्ट शुरू हो जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं चीन पर, लेकिन चीन पर ड्यूटी लगा नहीं रहे हैं, जबकि उन्होंने भारत पर ड्यूटी लगा दी है। तो ये एक समस्या बनी रहेगी अमेरिकी चीन संबंध में। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, अंदरूनी समस्याएं डोनाल्ड ट्रंप की हैं ही। आज आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ बहुत शहरों में कि नो किंग्स इन अमेरिका। ये डेमोक्रेट्स ने शुरू किया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की जो टिरेनिकल पॉलिसीज हैं उनका विरोध करें हम। तो ये अमेरिका के अंदर भी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी तो चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगले साल जब तक वहाँ मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक वो चलते ही रहेंगे, जब तक उनका जो कंट्रोल है सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर, जब तक वो कम नहीं होता है तब तक उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इंडिया अमेरिका संबंध वैसे ही रहेंगे। अभी व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि ट्रंप और मोदी जी की केमिस्ट्री जो एक दफा बनी थी किसी जमाने में, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कुछ बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी मतभेद बहुत तरह के हैं, और अभी ये कहना मुश्किल है कि हमने जो हमारी समस्याएं थी अमेरिका के साथ, वो हमने उन पर नियंत्रण पा लिया है कि नहीं। तो आई थिंक वहीं पर रुकता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, उससे जो आगे बातें आगे बढ़ेंगी, कुछ आपलों की बात सुनते हैं, क्योंकि एनालिसिस तो सभी कर रहे हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत अच्छा सर। ये तुर्की बीच में कहाँ से आ गया? ये तुर्की हम लोगों के उसमें अटैक करने का हिम्मत कैसे करने लगा? फिर हम लोगों को उस पर आक्रमण करना पड़ा, और उसके बाद अभी कुछ कम है, लेकिन क्या ये मतलब हम लोगों के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये कि नया नाम तुर्की कहाँ से आ गया? ये क्यों जंप कर रहा है? तुर्की को नया तो नहीं कहेंगे, तुर्की और पाकिस्तान बहुत पुराने दोस्त हैं, बल्कि पाकिस्तान का जो हीरो देश है वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की में आर्मी का रूल बहुत स्ट्रांग है, आर्मी का बहुत पावर है, और इधर कुछ वर्षों से जब से अर्दवान आए हैं तब से थोड़ा फंडामेंटलिज्म भी आ गया है तुर्की में। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान दोनों की एक बड़ी विशेषता है कि दोनों देश जो ईस्ट वेस्ट जो कॉन्फ्रंटेशन होता है उसमें दोनों देश बड़े आराम से दोनों पक्ष के साथ अलाइनमेंट करके रखते हैं। तुर्की नेटो का भी सदस्य है और रूस का भी दोस्त बना रहता है। तुर्की इजराइल का भी दोस्त है और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट भी है। वही हाल पाकिस्तान का भी है कि एक और पाकिस्तान चीन का दोस्त है, दूसरे अमेरिका का भी दोस्त है। तो ये क्वालिटी जो तुर्की में है और पाकिस्तान में है, ये बहुत कम देशों में है, जो दो घोड़ों पे या दो नाव पे पैर रख करके आराम से चलते हैं। तुर्की की
तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पहले भी सपोर्ट करता आया है, लेकिन तुर्की की अपनी अंदरूनी समस्याएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तुर्की के अंदर जो पुराने हो रहे हैं, उनका जो प्रॉब्लम है माइनॉरिटी का, कुर्दिश माइनॉरिटी जो है उसकी समस्या बहुत गंभीर है। उन्होंने थोड़ा समझौता कर लिया है वहाँ पे अभी अपने वो जो लीडर हैं उनके कुर्दिश से, लेकिन तुर्की की अभी सीरिया में तुर्की का एक जो आया है शरा करके जो सत्ता में आया है, उसका समर्थन तुर्की ने किया। तो तुर्की अभी सीरिया में बहुत हद तक इन्वॉल्व हो गया है। तो तुर्की थोड़ा बहुत हेल्प करता है पाकिस्तान को, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर में जो उसने समर्थन दिया पाकिस्तान का और कश्मीर के मामले में जो बोलता रहता है वो, उसके कारण इंडियन टूरिस्ट जो तुर्की जाया करते थे उसमें करीब मेरे ख्याल से 25% की गिरावट आई है। लेकिन तुर्की अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन का पूरा फायदा उठाता है। तुर्की की जो एयरलाइन है टर्किश एयरलाइंस, वो बहुत अच्छा फेयर ऑफर करती है इंडियंस को, फ्लाइंग टू यूरोप, फ्लाइंग टू अमेरिका। इस्तांबुल जाओ, वहाँ पे चेंज करके आगे निकल जाओ। तो वन ऑफ द चीपेस्ट एयरलाइंस फॉर इंडियंस फ्लाइंग टू द वेस्ट इज टर्किश एयरलाइंस। तो तुर्की की पॉलिसी है कि वो सबके साथ जा सकता है, जहां उसको पैसा मिलता है, जहां उसको अपना फायदा मिलता है वो हो जाएगा। तो इंडिया के साथ भी यदि हम लोग थोड़ा हाथ बढ़ाएं उसकी तरफ, तो हमारी तरफ भी आ जाएगा। लेकिन कश्मीर के मामले पे उसकी पुरानी पॉलिसी है कि पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है। अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर सुनील डाप्टे, आप पूछना चाह रहे हैं? यू वांट टू आस्क? यहाँ पूछिए। सर, जब आपने कहा रशिया, यूरोप या चाइना के साथ हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो सभी जगह ऐसा नजर आता है कि इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम है। तो कहाँ हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है? एक्सपोर्ट में हम इम्बैलेंस इतना ज़्यादा क्यों है? या अफ्रीका में हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है या एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है? क्या ऐसे यानी नज़र में क्या आता है? ये चाइना, रशिया, अमेरिका का देखा तो इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं उनसे, एक्सपोर्ट हमारा कम है। तो किसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हमारा जो एक्सपोर्ट है उसका जो प्रोफाइल देखें तो गुड्स में सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है जी। 75, 80 या 85 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है अमेरिका, और हमारा इंपोर्ट्स अमेरिका से, मैं भूल रहा हूँ फिगर, 40 के आसपास होना चाहिए, उससे भी कम होना चाहिए। तो हमारा करीब 50 बिलियन डॉलर का सरप्लस है अमेरिका के साथ गुड्स ट्रेड में, और दूसरा सरप्लस हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ है और ब्रिटेन के साथ है। तो इनके साथ जो हमारा सरप्लस है, हम वही सरप्लस इस्तेमाल करते हैं टू बाय फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम रशिया। रशिया तो अभी हाल में ही शुरू हुआ है, पिछले 2 साल से ही शुरू हुआ है जब हम तेल इंपोर्ट करना शुरू किया हमने। उसके पहले हमारा इंडिया रशिया ट्रेड बहुत कम था, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है और इंपोर्ट भी हम बहुत कम करते थे पहले। बस जो वेपन्स इंपोर्ट करते थे वही आता था, और वेपन्स इंपोर्ट भी हमारा रशिया से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक कोर तो हमारा सरप्लस ये है गुड्स ट्रेड में। दूसरा हमारा सरप्लस बनता है थोड़ा एक्सपोर्ट इन सर्विसेज में, उसमें हमारा सरप्लस आता है। और तीसरा हमारा आता है रेमिटेंसेस। हमारा रेमिटेंस जो है वो ओवर $100 बिलियन है। तो इन सब से हम जो सरप्लस, हमारा जो डेफिसिट है गुड्स ट्रेड में, उसको हम मेकअप कर लेते हैं। लेकिन अब जब अमेरिका का मार्केट धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है, तब हमें सोचना पड़ेगा, और इसीलिए रुपये जो धीरे धीरे गिर रहा है उसका बहुत बड़ा कारण यही है। बहुत अच्छा। एनी मोर क्वेश्चन डॉक्टर साहब? सर, अभी आपने एक ये भी कहा टूरिज्म के बारे में, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ के लोग बहुत बाहर के देश में जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो वही अगर उस एंगल से हम देखें तो टूरिज्म के लिए इंडिया में इतना बड़ा स्कोप है कि बाहर के देश से लोग अगर आते हैं तो बहुत कुछ फायदा इंडिया को हो सकता है। उसमें हम क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे? इंटरनेशनल लेवल पे सोचते हुए क्यों हम डेवलप नहीं कर पा रहे इतना? क्या लगता है? उसका बहुत सीधा आंसर है। हमारे एक दोस्त हैं, उनको अपने बेटे की शादी करनी है,
तो उन्होंने पता किया राजस्थान जाकर के कि वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। जो बिल देखा उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग का, उसके बाद उन्होंने पता किया ग्रीस में, ग्रीस सस्ता था इंडिया में शादी करने से। इंडिया का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है बहुत महंगा है। इंडिया में कॉस्ट ऑफ होटल्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और इसीलिए इंडियन टूरिस्ट जो बाहर जा रहे हैं अभी वो एक्चुअली देख रहे हैं कि इट्स चीपर टू गो टू थाईलैंड देन टू गो टू गोवा फ्रॉम दिल्ली टुडे। हाँ, तो जब तक हम लोग अपना कॉस्ट कम नहीं करेंगे, अभी जीएसटी थोड़ा कम किया है लेकिन 28% से 18% किया है ये होटल का। तो इतना यदि महंगा होटल होगा तो बाहर से टूरिस्ट कौन आएगा इंडिया? और दूसरा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया में केओस रहता है। जब आदमी उतरता है एयरपोर्ट से बाहर, आप कहीं बाहर उतरिए एयरपोर्ट में, चाहे कहीं उतरिए, किसी भी देश में उतरिए, वहाँ पर आप शांति से निकलते हैं बाहर, टैक्सी लेते हैं, चले जाते हैं। दिल्ली में बाहर निकलते ही आदमी पीछे पड़ जाता है, टैक्सी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है। पटना में तो और भी केओस रहता है। इसमें टूरिस्ट कौन आएगा इंडिया? गोवा में फॉरेन टूरिस्ट आने लास्ट ईयर थोड़ा सा कम हो गया था। अब इंडियन टूरिस्ट भी कम हो गए हैं बिकॉज वहाँ पर जो मोनोपोली है टैक्सी वालों की, जो गोवा गया होगा मालूम होगा उसे कि बाकी देश की टैक्सी का जो भाड़ा बनता है गोवा में उसका 2 या 3 गुना बनता है। तो वहाँ इट इज चीपर टू रेंट योर ओन कार, लेकिन आप गाड़ी रेंट करेंगे तो वो लीगल नहीं है जी। तो आप गाड़ी हायर भी करते हैं, आप 5-4 ड्राइविंग में, लेकिन वो लीगल नहीं है। तो ऐसे बाहर के लोग तो नहीं करेंगे ये सब काम, हम लोग कर लेते हैं। तो भारत है कि भाई तो लीगल है और एक प्रैक्टिस है। तो फॉरेन टूरिस्ट इसीलिए इंडिया कम आते हैं। और आपने ठीक कहा कि हमारे जो टूरिज्म जो आउटवर्ड टूरिज्म है उसके कारण हमारा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। और दूसरा एक बहुत बड़ा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारा होता है बिकॉज ऑफ आवर इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड टू स्टडी, अमेरिका, इंग्लैंड। तो अब उसका क्या कारण है? अब जाकर के भारत पूछ रहा है भाई अगर यहाँ कॉलेज नहीं बन पा रहे हैं तो बाहर से यूनिवर्सिटीज को लाइसेंस दे दो कि इंडिया में कैसे सेटअप कर लो, कम से कम शायद थोड़ा पैसा बच जाए। तो अभी आई थिंक हमने परमिशन दिया है यूके के 12-13 यूनिवर्सिटीज को टू सेटअप देयर इंडिया कैंपस। लेकिन उस पर भी हम लोग ज्यादा डिबेट करते हैं, एक्शन कम लेते हैं। अच्छा, सरकार तो खैर अब कुछ यूनिवर्सिटीज खोल रही है, लेकिन अब बिहार में कितने पब्लिक यूनिवर्सिटीज खुले हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत कम ही खुले हैं। जबकि बिहार इज अ क्लासिक एग्जांपल जहां पर स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छा रंगा राव जी, यू हैव Amrita ma'am from USA. She is calling and yes, she has some question. You can ask also. After that, Ranga Rao ji will be asking. Anil Prasad has also, he has also raised his hand. So, पहले Amrita Rao ji, please ask. Good evening, everyone. I'd like to ask Dilip Bhaiya. Actually, I'm in Patna, so it's Achha, you are in Patna. Okay, yes. Okay, very good. Very good. I wanted to ask Dilip Bhaiya that there seems to be a subtle shift in the way India is being perceived in the US, especially among younger or progressive audiences, and also because of this hike in the H-1B visa fees. So if this anti-India feeling continues, what kind of diplomatic or cultural bridge building do you think will be needed to keep the relationship going and healthy? That's interesting because you would know better why there has been this change in the attitude towards Indians. Is it because of Donald Trump and the fact that he's obviously raised this issue of immigration? Yes. What I do know is that I remember about 15 years ago, Indians did not travel abroad illegally. Mm-hmm. Because this thing about Indians getting caught on the Mexican border or on the European border, this did not happen 15 years ago. This is a relatively new development. I think it started, I don't know when it started, but certainly in the last 10 years or so, it has started.
So it's very difficult to explain why from India there are people willing to risk their lives to enter the US or to enter Europe. Then, is it because of unemployment in India? Yes. Is it because of higher expectations? Or is it because these immigration gangs have now become so confident, or they had become so confident until Trump took over, that they could promise anybody कि आपको कुछ नहीं होगा, आप चलिए हमारे साथ, and we'll take you to the US. All you have to pay me is so many lakh rupees. Or I don't know, H1B visa के लिए तो this category of people were never faced any antagonism in the US. I don't know if it was there earlier, and this is a new development. It is a new development, yes. So why is it so? Why would you say that this has started? I think it is. I think it started from mainly because we are non-white, and the perception that we are taking their jobs, which is a narrative that has been propagated, or rather pushed, by the Republican Party. So we see a lot of discrimination already. I mean, I can feel the pulse that it is happening, and the reason that I said this is because the H1B visa fees increase was actually received with a lot of jubilation amongst the people that the people that I had, a few people that I knew. So I was wondering, they kept saying that, okay, finally we'll have the jobs that we need, which is not really true, but that is the narrative. So I'm just trying to think that if this, how do you see it? And now they have also reduced the percentage of students from a particular country to 15%, wherein most universities in India have a lot of paid students who are paying full tuition and studying there. So how does it? I mean, I'm assuming it's going to affect innovation and other things. But how do we rectify it? How would Indians try to bridge this, or rather change this in a positive way? You know, the thing here is that government cannot have a policy to encourage people to go out. Correct. So government can discourage people from going out. Now, government used to do that a long time back. It used to give only $2 to a person traveling abroad. But now with our economic reforms, government doesn't indulge in such policies of trying to discourage people to go out. But at the same time, all that government can do to discourage people from going out is to have more investment opportunities in India, have more job opportunities in India, which requires a lot of investment in India. Now, for example, this new thing that is happening now in Visakhapatnam, where Google is investing a huge amount of, I think $35 billion or something, in an AI research and data storage center in Visakhapatnam. That's thanks to our friend Babu Naidu. What's his name? I keep forgetting names now. Chandrababu Naidu. Chandrababu, yes. The number of people who have such forward-looking policies is not very many in India. That is to attract investment. Now, for example, a couple of years ago, or even a little more than that, for 5 years or so, investment has been moving out of China, and people have been looking for other alternatives. And Western companies had the policy of China plus one. Invest in China, but also have an alternative country. And the initial talk was that it could be to India, but the investment that moved into India was a fraction of what has moved into Vietnam. And here again, the overall atmosphere in India becomes a problem because of our investment policies, our labor laws, our land laws. There are huge amounts of that. That's another discussion as to why manufacturing is not moving to India. And in fact, Indian manufacturers themselves are going out and they're setting up plants outside. Yes. Because setting up manufacturing plant in India is suicidal. You actually, I should say that only a madman will invest in manufacturing in India.
So that is a problem. But some people, Tamil Nadu, for example, is doing a fairly good job of this. Gujarat is trying to, but other states are not doing this, and this is a huge problem. So government can only discourage Indians from going out by trying to increase investment opportunities and job opportunities in India, which is not an easy job. So what does government do then? If America stops people from coming in, and America has a sovereign right to do so, that may have that one effect that at least our best talents will not migrate to America, they'll stay back in India, which will mean that we will have a few people who will start doing and raising their voice about the policies in the country. I think the GST reform in India is easily the biggest reform that has taken place in India since 1990. And we have to thank President Donald Trump for this, because had it not been for Donald Trump, our bureaucracy would not have eased the GST rules in India. And anybody who has done business in India knows that GST is actually a phasi ka phanda. Correct. It is so bad that I talk to CAs, they say they don't understand the rules, forget about analysis. And the bureaucracy is using this, and the politicians are using it. Bureaucracy, politicians are together in this as a tool to beat people, and it affects ordinary people also. In our society, we have we pay maintenance charges, and we are on the threshold of the GST. There's a ceiling. If you pay beyond that, then comes the GST. And we dread that because getting into GST means having all kinds of problems that will come up because of GST. We hope that if the outflow of talent from India slows down, then there'll be more voices in India speaking up against these policies in India. I'll stop here. Thank you, Dilip Bhaiya. Thanks. Acha, Amrita ma'am, I have one question from you. Previously, the tendency of Trump was different, and now it is totally changed. So, all Indian are comfortable there or feeling some discomfort there? I think most people who didn't vote for Trump are feeling uncomfortable there for the most part. There is a lot of hesitation to speak your mind because since I work for the opposition party, I also find myself not saying what I need to socially, because there are instances when people have been picked out for voicing their opinions. So like yesterday, we had a huge protest in the whole of 93 million people came out to protest. And that is a vital number that people are coming out. So like Bhaiya said, that until next year's midterms, only then we will see hopefully some change, because I think people are agitated, but they don't have the power to do anything so far. They don't have power to say anything. Okay, Ranga Rao Saabji, you have some question. You wanted to say something? Yeah, Ranga Rao from Mumbai. Yeah. Namaste. Namaste. Wonderful, sir. Very informative and enlightening, your lecture, your speech. Now, my doubt, rather, not question, is how long ago this camaraderie, newfound camaraderie between India and China last? And is it going to help us in resolving our border issue with China once for all? Number 3, how long we can go on playing blow hot, blow cold, now with US, now with China, or now with Pakistan? Now, more so, in the well-known fact of Pakistan being goody-goody with China, and China is out and out to help Pakistan at the cost of India and Indian interests. How far this, our friendship, so-called newfound friendship with China, will be useful, productive, and effective in reducing our military expenditure
for keeping in view our future anticipation of Chinese attack in a larger scale. We have seen already their attempt in the Galwan Valley. So, sir, now what I mean to say is, we are in the melee of this Trump's tariff issues or Trump's pressure on us with regard to Russia, etc. How long we keep on playing ball with either any of these neighbors or superpowers without ourselves developing the manufacturing base on which, because Trump is rather soft pedaling with China when it comes to tariff issue. So because of manufacturing base of China. So we can also stand up against China firmly if we develop our manufacturing base and show them that we are not so dependent on you. Now you see, even then, now also I think trade balance of trade is very much in favor of China, and it is not going to be filled up for another 50 years to come. Given the pace of production in India, given the pace of manufacturing base in India, is any indication that we are not going to be independent of either China or Russia, or USA. That is my worry, sir. Thank you. Very nice question. You're absolutely correct. You're absolutely correct. China has strong leverages with India because of the dependence that India has on China for critical inputs. And until we develop our manufacturing base, we'll be vulnerable to such blackmail by China. I don't think we can ever be friends with China. That is not possible because China has already reached a stage where it looks upon itself as a superpower, equal to America or perhaps even stronger than America. And China now looks at the world as being China-centric. China has developed a close friendship with Russia, and it feels that if India wants to join, it has to join this China camp. And while China did lay out a red carpet for Prime Minister Modi when he went to Tianjin for the Shanghai Cooperation Organization meeting, SCO meeting, the fact remains that China will treat India as a lower category of ally. And we obviously cannot accept that. So we simply have to accept the blackmail that both America and China are doing for us. Until such time as we are able to stand on our own feet. We talk of strategic autonomy, but autonomy can only come when you are self-sufficient, when you can stand on your own feet. So right now we are dawdling from one side to the other. We'll try and balance one, balance the other. We'll do that. And the problem with China is that China follows a very predatory policy in its trade. China China captures the market with predatory pricing. So China will, when it exports to India, China will come and take over the entire market. And being where we are in our administration, in our policies, we fall victim to China's policies very quickly. Now, you gave a time frame of 50 years for us to catch up with China. The fact is that China developed only in the last 15 years or so. Yeah, 50 years ahead. So, if we have to stand on our own feet, we have to put a target of 5 years. We can't put a target of more than that. When you ask about our border dispute with China, that I can assure you, we will never be able to solve with China because there is debate between India and China. In India's foreign policy, we have tried to ignore Tibet and we think that Tibet doesn't exist. The fact is that as long as Tibet is there and Tibet is there, China will feel insecure in Tibet and China
will always have a problem with India on the border, because China suspects that India is helping Tibet. And China's internal problems are very serious. If you saw this meeting that's taking place right now, Chinese, whatever they call it, some Chinese plenum meeting, they have sacked the number 2 in their army and 9 other senior officers. Can you imagine? This is a carnage. This is a genocide of the top brass of the army, and this is taking place in China today. Last year, they had sacked the army chief. It's difficult to remember their names, but last year the army chief was sacked. This is the number 2 has been sacked, and when you get sacked in China, you vanish. You don't go home and say, no, I can tweet something and I can oppose the government. No, you just vanish. So these are problems that we have to deal with China and with America, and we have to. Thank you. Thanks. Okay, Anil Kumar ji, you wanted to ask something? Anil Kumar ji. Abhinash, you want to say something? Abhinash. No, actually, I just would like to thank Sri Dilip Sinha ji for such an enlightening talk, and I will just listen and learn something from the talk. Thank you. Very good. What you were telling, Abhinash, what you were telling? no, actually, I have joined very late, so I am not in a position to ask any question on the matter. Okay. So, acha. Anyone else? Acha. I just want to ask one question, sir. If we see our import and export, our manufacturing base, as Rangarao sir already said, is very poor. Rather, we provide or we export more service-based things than the products. So, if we develop on that export more manufacturer-based substances or commodities, and in also for our own nation, try to reduce the goods import, so that in-house we can build the things, and it will also generate the it will also help the economy, and it will also generate the jobs. Yes, absolutely. We have to do that, because no country can become a big power without a strong manufacturing base. That doesn't happen. It doesn't happen. India is the world's largest buyer of defense equipment. Now, you cannot buy weapons from outside and hope that you're a big military power. You can't be. Nowadays, in our defense purchases, we must remember an aircraft can be stopped mid-air by the country that has sold the aircraft to us. You must remember that any gadget that we buy from outside for warfare can be controlled by the country that is selling it to us, whether it is Rafale or it is any other. Because there are so many chips, electronics in that. It's like our mobile phone. Our mobile phone can be switched off any day by the company that has sold it to us. So, unless we manufacture ourselves, and one of the strongest things that we did in the Operation Sindoor was that the Akash air defense system is completely indigenously developed. And that is why we managed to protect cities from missile attacks from Pakistan. Because they were not able to break our that integrated missile air defense system that we have developed. It's called Akash. So we have, but this is essentially a software job where you have integrated your S-400, which has come from Russia, and then our own missiles, and then even our anti-aircraft guns have been integrated with this. So that is essentially a software job where we are strong. It's not a manufacturing job. For manufacturing, we have BrahMos missiles, we have a few other good defense equipment that we are manufacturing ourselves now. And I think the government is now finally woken up to the fact that
we must develop our defense industry. One of the weak links in our defense industry was that we followed a policy of not exporting our defense equipment. Now, if you don't export, your manufacturing base becomes too small for us to manufacture ourselves. It's cheaper to buy from outside. So now that we have finally overcome that old hesitation that we had, that we will not export defense equipment, now we are exporting. I think this year we are exporting $3-4 billion. 25,000 crores is the figure that has been given, and our defense minister has said that in another 4 years we will increase it, we will double it. So I hope that happens, because again, defense manufacturing has always been in every country, America, Germany, Britain. Defense manufacturing is the forerunner of the manufacturing sector. They take the lead, and the civilian sector follows the defense sector, including the internet. The internet was developed in America by the Pentagon. It wasn't developed by California University or by some NGO. It was developed by the Defense Department. So all these inventions take place in the defense sector, and then it is passed on to the civilian sector. But we have not allowed our defense sector to grow. Now that we are growing, I hope that the problem that everybody is pointing out will slowly get resolved. Thank you, sir. Amarnath Singh, you want to ask something? Amarnath Singh? Brilliant topic, sir. Yeah. What you have you had raised hand earlier, so you want to ask something? Please ask. Nothing, sir. As such, there is no question. But I would like to say thank you so much for arranging this session, and thank you, Dilip sir, for this insightful session. I learned so many things today. Thank you so much. वेरी गुड. अच्छा सर, एक चीज बताइए, अभी हमने क्या मतलब ये फेक न्यूज था क्या कि देयर वाज अटेम्प्ट टू किल दिस मोदी इन चाइना विजिट, ड्यूरिंग चाइना के विजिट, एंड ही सेव्ड, कि ये प्रोपेगेंडा र्यूमर था? नहीं, र्यूमर नहीं होगा. देखिए, चाइना में अगर चाइना मारना चाहता है तो कोई बचा नहीं सकता है. अच्छा, ये तो YouTube की कहानियां होती हैं, YouTube के सारी चीजें. YouTube और जो दूसरा जो तुर्की में इंडिया ने आक्रमण किया था और वहां पे बहुत सारे बमबाजी किए थे, ये भी क्या ट्रू था या मतलब ये नहीं ये भी बिल्कुल नहीं? अच्छा, अरे बाप रे, इतना बड़ा न्यूज वैसे दे देता है. एंड अच्छा, एंड सर, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कुछ तो आर्म्स भी बना रहे हैं और कुछ वेपन्स लोगों को सप्लाई भी कर रहे हैं, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? और उसके बाद बॉम्बे, कलकत्ता में कॉटन इंडस्ट्री और बहुत सारा चीज तो कुछ हम लोग कर रहे हैं, बट इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, मीन्स डेवलप्ड कंट्री, हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग कम हो सकती है. तो क्या इतना कम है कि चाइना हम लोग को थोड़ा, अभी आपने कहा थोड़ा सा हिंट दिया कि वहां पर चाइना रेड कार्पेट से मोदी को इनवाइट किया, बट कुछ इंफीरियर फीलिंग दिया उनको, तो मतलब इतना ज्यादा तो हम लोग वी आर नॉट इतना ज्यादा डाउनवर्ड्स तो नहीं है, कुछ तो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. देखिए, इस अभी जो आज या कल का फिगर था, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा 25,000 करोड़ का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया. जी. और जो सबसे बड़ा हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है वो है ब्रह्मोस मिसाइल हमने भेजे हैं फिलीपींस. हम पढ़े. हाँ. तो और उसके अलावा और बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हैं, और इन्होंने कहा कि अगले 4 साल में टारगेट इसको डबल कर दिया जाए. ये इसमें प्रोग्रेस हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा. अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न है सर आपसे कि ये जो अमेरिका में क्लोज गवर्नमेंट हुई है इस समय, तो ये है क्या और भारत के लिए यह कोई लाभदायक होगा ये? और दूसरा सवाल ये है सर कि जो हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, तो इससे अमेरिका के सामने हमारी कोई इज्जत बढ़ेगी? हालांकि हमारे जैसे अजय बांगा है
सत्या नडेला है, सुंदर पिचाई हैं, ये लोग तो वहाँ आज बड़े टॉप पोजीशंस पे हैं। तो इन सबको देखते हुए हमने डिफेंस में, जैसा कि आपने भी बताया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। तो क्या हमारी ये रेपुटेशन एज ए इंडियंस बढ़ेगी इस पे? और दूसरा प्रश्न वो है कि क्लोज गवर्नमेंट क्या है, और अगर ये क्लोज गवर्नमेंट जो आजकल आ रहा है, इससे क्या भारत को कुछ फायदा पड़ेगा सर? आपने कौन सा गवर्नमेंट कहा? क्लोज्ड गवर्नमेंट नहीं, क्लोज गवर्नमेंट जो कह रहा है कि सर कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में कुछ वो तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका में गवर्नमेंट खर्चे पे बैन अच्छा, लगा। शटडाउन जो हुआ है अमेरिका में, जी, जो अमेरिकन गवर्नमेंट का शटडाउन है उसके, जी जी हाँ, करेक्ट। जी सर, हाँ, जी सर। तो शटडाउन का तो आई थिंक अमृता विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से कि क्या असर पड़ा है वहां पर। ये पहले भी इस तरह का हुआ है अमेरिका में, ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका में पहले शटडाउन नहीं हुआ है गवर्नमेंट का, लेकिन इस दफा ज्यादा गंभीर है क्योंकि इस दफा पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है और दोनों पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं इसमें। लेकिन इसका मेरे ख्याल से भारत अमेरिका रिलेशंस पर इसका असर कोई खास नहीं पड़ना चाहिए, या अमेरिका का अंदरूनी मामला है ये। जहाँ तक सवाल मैन्युफैक्चरिंग का है, वो तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और जितना बढ़ेगा। हाँ, एक आपने कहा कि क्या इंडिया की साख बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बढ़ेगी। क्योंकि हम समझते थे कि यदि हम गांधीवादी नीतियां फॉलो करेंगे तो हमारी इज्जत बहुत बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। ऐसा दुनिया में नहीं होता है। दुनिया में इज्जत होती है जिसके पास ताकत हो। जो हमारे पास ताकत है, अभी जून के महीना में फिलीपींस के राष्ट्रपति इंडिया आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि हमने उनको ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है और वो और खरीदना चाहते हैं। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डिफेंस इंक्वायरीज है इंडिया में वो और बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों ने देखा कि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो अच्छी कैपेसिटी है और वो लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है उसमें। और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने से हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। थैंक यू सर। एक बात और बताएं सर कि इंडियंस जो जैसे IFS है, आप उस सेवा को बिलोंग करते हैं, IAS है सर, IPS है, तो इसमें तो बड़े ब्रिलियंट लड़के लड़कियां जाते हैं, हमारे साइंटिस्ट भी बड़े ऊंचे स्तर के हैं। लेकिन हम इतने साल हो गए, 75 साल आज़ादी के, कोई खास नहीं कर सके सर इंडियन टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में। ऐसा क्यों हो रहा है सर इंडिया में? आई थिंक वो तो लंबा डिबेट हो जाएगा। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बढ़ा है, और उसमें आप सब लोग उसमें सहयोग दे सकते हैं। उसमें मेरा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि मैं ही जानता हूँ क्यों नहीं बढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो आई थिंक अगर अभी शुरू करेंगे तो शायद क्या हमारी इंटेलिजेंस लेवल की नहीं है सर इस फील्ड में? मेरी थ्योरी है कि IQ की बात है सर, इंटेलिजेंस कुछ ज्यादा है हमारे पास। थैंक यू सर, थैंक यू। कॉपरेशन नहीं है और डिमोटिवेट करने की प्रवृत्ति ज्यादा है और करप्शन इतना ज्यादा है, इतना हमको चंदा दो, ये करो वो करो, ये सब चीज तो एकदम नेकेड ट्रुथ है। नागेश झा जी बहुत देर से हैंड रेज किए हुए हैं। नागेश झा जी बोलिए, पूछिए नागेश झा जी। थैंक यू सर। एक्चुअली अभी जो तत्काल जो उमाशंकर जी पूछे, मैं दिलीप जी के बिहार पर एक लाइन में खाली बोल दे रहा हूं। हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन पॉलिसी है प्लस जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, उसमें जो हमारे टैलेंट लोग हैं वो ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं, वो अब भाग रहे हैं। और जो अभी अमिताभ जी ने कहा डिमोटिवेशन, पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें हैं नेगेटिव, जो अमिताभ जी ने कहा यही मेन कारण है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिलीप सर को अब मैं बता रहा हूं कि ऑन ऑल फ्रंट भारत सरकार बहुत वार फुटिंग पर काम कर रही है। मेरे घर के बगल में ही CMPDIL है, कोल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। ये कोल इंडिया की सब्सिडियरी है। यहाँ पर रेयर अर्थ का लैब खुल गया। तो अब हम लोग बिना ढोल पीटे हर क्षेत्र में अपना अल्टरनेटिव खोज रहे हैं। अमेरिकन टैरिफ का भी हम लोग सब्स्टिट्यूट खोज रहे हैं।
चाइना का जो भी हम लोग रेयर अर्थ ले रहे हैं, अपना हम लोग हर जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें अफगानिस्तान में मिल रहा है। ये मैं दिलीप जी के सप्लीमेंट किया। अब मेरा क्वेश्चन सर ये है, अमिताभ जी जो बोले अभी, जो मोदी जी पर हत्या का आरोप, तो इसमें मोदी जी ने खुद ही कन्फेस किया है इंडिया आके। आप लोग ताली बजा रहे हैं हमारे जाने के लिए कि हमारे सकुशल वापस लौटने के लिए, नंबर 1। उसमें जो मेरी जानकारी है, मैं हाउस को बताना चाह रहा हूं, CIA ने अच्छे से प्लान कर लिया था मोदी जी को, मतलब मैं वो निगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाह रहा हूं, तो ये खबर KGB को भी मिल गया और शी जिनपिंग को भी मिल गया, तो और इंडियन इंटेलिजेंस को, मोदी जी को भी मिल गया। इसीलिए जो पुतिन अपने कार में बैठाए 15 मिनट खड़े रहे, ये केवल मोदी जी की हत्या को बचाने के लिए था, और 45 मिनट कार में ही रहे। और यदि आप लोग अभी भी मोदी जी का चेहरा देख सकते हैं, जब कार में बैठे थे वो बहुत सशंकित थे, क्योंकि उनको खबर हो गई थी, हमारा इंडियन इंटेलिजेंस को भी खबर हो गया था। तो आई एम सॉरी, इस फोरम में मैं रहस्य खोल रहा हूं। डोभाल जी जब भी मोदी जी निकलते हैं, जिस दिन से आए हैं 2014 से, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। और इसका जो सबूत जो अभी इस हाउस में मैं बता रहा हूं, बांग्लादेश के ढाका में 5 स्टार होटल में CIA का एक आदमी जो इसको मैनेज कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई CIA द्वारा ही, ताकि ये पोल ना खुले, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सवाल अब कि हम लोग को सर UN में वीटो का जो हम लोग छठा देश बन सकते हैं। और दूसरा सवाल, 2 नवंबर को ट्रम्प मिस्टीरियस विजिट कर रहे हैं इंडिया का, ये सच है या झूठ है? थैंक यू। आई थिंक अब टाइम भी पूरा हो रहा है, 8:30 का समय बन रहा है, तो आपके दोनों प्रश्न का जवाब, एक का जवाब तो मुझे पास नहीं है कि 2 नवंबर को ट्रम्प आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई खबर नहीं है इसके बारे में। और जहां तक इंडिया का परमानेंट सीट का सवाल है, उसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर CIA चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी को मार दे, तो अमेरिका ही सबसे पावरफुल देश है UN में, तो अमेरिका क्यों अलाउ करेगा कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए? दोनों साथ नहीं चल सकता है ना, कि अमेरिका इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने दे या बना दे UN में, और मोदी जी को मारने का भी षड्यंत्र रचे, तो वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा समाप्त किया जाए, क्योंकि अब आई थिंक अब खाने का टाइम हो रहा है। अच्छा, ये एक सवाल है, 1 मिनट का। सर, आपने बहुत बढ़िया से कहा है, जो चाइना का मुझे लगता है कि उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है, पहले वो लो क्वालिटी की तरफ गया था, लेकिन अभी वो क्वालिटी को बढ़ा लिया है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसका बहुत लो है compared to our country. What's your expert view on this? ये बात ठीक है, उसके चाइना के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। वो ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग का डिबेट एक अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा डिबेट है उसके ऊपर, क्यों चाइना में कैसे हुआ, इंडिया में क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो आई थिंक अब हाँ सर, अब चंद्रशेखर खान साहब दे दीजिए, 1 मिनट में बोल दीजिए, आज ज्यादा नहीं, क्योंकि दिलीप सिन्हा साहब टाइम के पाबंद हैं। और एक चीज हम लोग अपने ग्रुप के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, हमको खबर मिली कि मतलब राम मोहन साहब जी की डॉटर बहुत अस्वस्थ हैं, वहाँ अमेरिका में, वहाँ गए हैं, तो वी शुड प्रे दैट शी शुड रिकवर वेरी क्विकली। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे ग्रुप के सब लोग अच्छे रहें, और इतना सुंदर प्रार्थना आज प्रसाद साहब ने किया, उसका फल भी सबको मिले, और वो जल्दी अच्छे होके और खुश होके आए। और बस 1-2 वर्ड चंद्रशेखर खान साहब बोल दें, क्योंकि दिलीप सिन्हा साहब
जी मैं जानता हूं कि दिलीप सिन्हा साहब का समय 7 मिनट आगे चला गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आगमन मात्र से हम लोगों के बहुत सारे संशय दूर होते हैं और एक नया पर्सपेक्टिव जो है वो आता है। तो आपके जैसे तेजस्वी और अनुभवी व्यक्ति इसी तरह से हम लोगों को ज्ञान प्रदान करते रहें ताकि अज्ञान के जो अंधेरे हैं वो थोड़े दूर हों और भगवान ये शक्ति आपको दिए हुए हैं, इससे हम लोग जो उपकृत होते हैं इसके लिए भगवान से बहुत प्रार्थना। दीपावली में जैसे बहुत सारे दीप जलते हैं तो आपने ज्ञान के बहुत सारे दीपों को जलाया, दीप माला को सजाया, इसके लिए माँ लक्ष्मी से भगवती से बहुत बहुत प्रार्थना कि आप इसी तरह से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दिलीप साहब हमेशा आते रहें। राम मोहन जी एकदम रौनक और जितना ज्ञान आप लोग देते हैं ना वो असंभव है दूसरे जगह से लेना। और हम अपने सारे विद्वानों से कहेंगे आप ऐसे ही इकट्ठा होते रहें और हम लोग मिले। अमृता ऑल्सो इफ यू आर इन पटना so we will be requesting that you will speak also again in on some peculiar subject, so we want to listen you also। तो हम लोग सभी को प्रणाम करें और अगले सप्ताह एक बहुत डायनामिक आदमी अभी भी फोन कर रहे थे और साइबर क्राइम पे अपना इतना सुंदर बनाई है। तो ये जो उमेश चंद्र जोशी जी बता रहे थे कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं कर पाता, उसका उत्तर आपको उनके पूरे 35 स्लाइड में मिलेगा। जयपुर में हमने उनका स्लाइड देखा था, उनका मतलब माइक्रो सेशन में, और बहुत अच्छा लगा था। जस्ट नाउ ही वाज रिंगिंग मी फॉर नेक्स्ट वीक। सो भगवान की कृपा है और ये जो ऐसे हमारे यहाँ प्रार्थना करने वाले हैं उन लोगों की कृपा से सब अच्छे अच्छे विद्वान आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक अगेन वी विल कम विद न्यू झील जॉय एंड प्लेजर। और दिलीप साहब से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज जब भी यहाँ आए तो हम लोगों का एक सेशन जरूर लें। शनिवार एक्चुअली आप दोनों के लिए है लेकिन आप दोनों नहीं आते हैं तो हम दूसरे को बुलाते हैं। तो शनिवार इज मेड फॉर दिलीप जी और राम मोहन जी। तो ठीक है, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। प्रणाम 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 और बहुत बहुत अच्छा। सुनील डाप्टे जी वेलकम। थैंक यू। हैप्पी दिवाली सर टू ऑल ऑफ हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर आप सभी को, हैप्पी दिवाली। सभी लोगों को सादर प्रणाम। विनय शुक्ला जी बहुत अच्छा काम